Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के फर्स्ट और इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट को डिटेल और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में इस यूनिट से किसी भी टाइप का क्वेश्चन या एमसीक्यूज आए तो आप उस क्वेश्चन या एमसीक्यूज को इंतहाई आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। इस यूनिट को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेकंड और लास्ट पार्ट को। तो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग किसे कहते हैं। कि जब हम लॉजिकली एक स्पेसिफिक मेथड के ज़रिए डिफरेंट नंबर्स को, डिफरेंट रिजल्ट्स को, डिफरेंट फार्मूला को डील करते हैं और उनसे कंक्लूजन निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो इसके जितनी भी बेसिक डिटेल थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन की है। इस पार्ट से पहले जब आप उस पार्ट को पढ़ोगे तो ये रिमेनिंग पार्ट समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास है वो है स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस। जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं, तो यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं और आने वाले स्लाइड में इनकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे कि क्वेश्चन कौन सा हो रहा है या प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है। जब आप उसको अंडरस्टैंड करो तो ट्रांसलेट इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म, फिर आपने उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म या नंबर के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। मिसाल के तौर पे मसला क्या है कि हमने पेशेंट को मेडिसिन देने हैं। अब मेडिसिन कितने देने हैं? 500 मिलीग्राम देने हैं 10 सीसी में डिल्यूट करके, तो ये हम उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। सेलेक्ट मेथड और कंसेप्ट। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे? हम मेथड को सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा फार्मूला मैंने यूज करना है। उसके बाद उस फार्मूला के बेस पे मैं कैलकुलेशन करूंगा या एनालिसिस करूंगा और कैलकुलेशन के बाद फिर मैं आ जाता हूं रिजल्ट्स पे कि मैंने क्या करना है। और जब रिजल्ट्स पे मैं आ जाता हूं तो जो रिजल्ट मैंने सोचे हैं मैं उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करता हूं कि वो कितने हद तक सही रहे। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, जो फाइंडिंग मेरे पास आए उसको मैं कम्युनिकेट करता हूं, डिस्कस करता हूं कि जो प्रोसेस या स्टेप मैंने फॉलो किए उसका जो एंड रिजल्ट आया तो इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है? ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो एग्जाम्पल के जरिए आगे आने वाले स्लाइड्स में हम आपको समझाएंगे और ये स्टेप्स क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस में आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास था कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, तो मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि रिकॉग्नाइज एंड क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम और इशू दैट नीड टू बी सॉल्व। देखो, जब एक प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है तो ज़रूरी ये है कि जो गिवन डेटा है या जो प्रॉब्लम है मुझे उसकी समझ तो आए कि मुझे गिवन क्या है और मुझसे रिक्वायर्ड क्या है। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आगे आएगा, इसमें डोज कैलकुलेशन वगैरह आती है, तो उसमें सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रांसलेट द रियल वर्ड सिनेरियो इनटू क्लियर क्वेश्चन। एग्जांपल क्या है? IV infusion must run for 8 hours with a total of 1000 ml fluid। 1000 ml या 1 लीटर का एक ड्रिप है
और वो 8 घंटों में खत्म होना है, तो वो आप किस रेट पे लगाओगे? अब ये पहले मैंने समझना है। क्या मैंने समझना है कि ड्रिप कितना है 1000 ml का, कितने घंटों में खत्म होना है 8 घंटों में, तो मैं कितने रेट पे लगाऊंगा? तो ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने इसको समझ लिया, फर्स्ट स्टेप मेरे पास हो गया। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है? ट्रांसलेट इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म। उस प्रॉब्लम को आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट करो। कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल, लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल फॉर्म। किस तरह? एग्जांपल में देखो, नोन या गिवन डेटा 1000 ml फ्लूइड, टाइम 8 हार, जो अननोन या रिक्वायर्ड डेटा है वो ml पर हार, रेट हमसे मांगा जा रहा है। तो ये हमने फार्मूला के शक्ल में या नंबर्स के शक्ल में हमने इसको लिख लिया, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में यूनिट के शक्ल में लिख लिया। तो ये सेकंड स्टेप्स हमारे पास हो गया। थर्ड स्टेप जो हमारे पास है तो वो क्या है? एक ये मैं बता दूं कि अगर आपके जहन में क्वेश्चन है कि सर इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके पास मिड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो इस स्टेटमेंट में फॉलो करो। तो ये जितने भी स्टेप हैं ये आपने उस क्वेश्चन पे फॉलो करने होंगे और हर एक स्टेप के आपके पास मार्क्स होते हैं। जबकि एमसीक्यूज जो है वो फिर आपने ओवरऑल तमाम जो है स्टेप वो एक ही स्टेटमेंट में फॉलो करने होते हैं। लेकिन मिड का जो क्वेश्चन होता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें क्या करना होगा? उसमें ये तमाम स्टेप आपने फॉलो करने होंगे और हर एक स्टेप के अपने मार्क्स होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कंसेप्ट या फार्मूला उसको आपने अप्लाई करना होते हैं। सेलेक्ट द राइट मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू अप्रोच द प्रॉब्लम। देखो आप जो है उसके लिए फार्मूला चूज करते हो, उस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है वो आप चूज करते हो। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डेटा था वो क्या था? रेट। अब रेट के लिए जो फार्मूला है तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो इससे हमारे पास रेट आएगा। तो ये फार्मूला जो है ये क्या करना है? ये आपने उसके लिए बनाना है, ये आपने उसके लिए लिखना है। ये आपके पास थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हो? फोर्थ स्टेप में जो फार्मूला आपने लिखा था आप उसको कैलकुलेट करते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इस पे अप्लाई करते हो, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन वगैरह। तो वहां पे हमने लिखा था कि वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, तो वॉल्यूम ये लिखा है, टाइम ये लिखा है, इससे हमारे पास रेट ये 125 ml पर हार इन्फ्यूजन रेट आता है। तो ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। अब रिजल्ट तो हमारे पास आ गया, अब उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, प्रैक्टिकली किसी को बताना है या समझाना है। तो हम क्या करेंगे? रिलेट द न्यूमेरिकल रिजल्ट बैक टू ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या कह रहा था? ओरिजिनल प्रॉब्लम कह रहा था कि आपके पास 1 लीटर या 1000 ml का फ्लूइड है, 8 घंटों में जाना है, रेट कितना? तो रेट के लिए जो फार्मूले के जरिए हमने कैलकुलेट किया तो 125 ml आया। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1000 ml का इन्फ्यूजन या ड्रिप उसको हमने 8 घंटों के अंदर इन्फ्यूज करना है तो उसके लिए जो रेट हमारे पास कैलकुलेट हुआ है वो 25 ml पर हार है। इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, कि आपने रिजल्ट को समझा दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेप है वो है इवैल्यूएशन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। अब रिजल्ट तो आ गया, अब आपने इसको इवैल्यूएट करना, इस पे सोचना है कि ये रिजल्ट सही है या नहीं है। जज वेदर द सॉल्यूशन इज रीजनेबल एंड वैलिड, कंसीडर पॉसिबल एरर, एजम्पशन और लिमिटेशन इन रीजनिंग। देखो जो रीजनिंग स्टेप्स थे मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इस रिजल्ट को मैं देखूं कि आया ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कहीं पे एरर तो नहीं हुआ, या हमारे कुछ एजम्पशंस या मेरे फार्मूला में मसला तो नहीं था, या मेरी लिमिटेशन कौन कौन से हैं, कहाँ पे मुझसे एरर हुआ है। तो ये इवैल्यूएशन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आता है। एग्जाम्पल क्या है कि रीचेक इफ पेशेंट फ्लूइड टॉलरेंस अलाउ द रेट और इफ एडजस्टमेंट आर नीडेड फॉर कोमॉर्बिडिटी, हार्ट फेलियर एटसेट्रा। मतलब जो रेट हमारे पास आया 125 ml पर हार, क्या हमारे पास ऐसी कोई मशीन है जो ये रेट उस पेशेंट के अंदर लेकर जाए?
मतलब इस रेट पे सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई मशीन है, वो मशीन सही है। उसके बाद क्या पेशेंट की ये कंडीशन है कि वो फ्लूइड उस रेट के साथ वो ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इवैल्यूएशन में चेक करनी होती हैं, एग्जामिन करनी होती हैं। ये स्टेप्स एमसीक्यूज आएंगे कि वो कौन सा स्टेप है जिसमें आप देखते हो कि पेशेंट मेडिसिन टॉलरेट कर रहा है या वो मेडिसिन उस रेट से जा रही या नहीं जा रही, तो वो इवैल्यूएशन है, सही है। और एंड में हमारे पास कम्युनिकेशन है कि प्रेजेंट द सॉल्यूशन इन अ क्लियर, कंसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल वे। दिस में इन्वॉल्व रिटन, ओरल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या है कि जो आपके पास फाइंडिंग है आप उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो। अगर कोई बात लिखने की है उसको लिख लो, कोई बात बताने की उसको बता दो, कोई बात पिक्चर के जरिए शो करने के लिए उसको पिक्चर के जरिए शो कर दो, लेकिन एंड रिजल्ट आप किस अच्छे तरीके के साथ कम्युनिकेट करते हो, ये आता है कम्युनिकेशन में। इन्होंने क्या किया है, द इन्फ्यूजन रेट इज 125 ml पर हार टू बी कंप्लीटेड इन 8 आवर, टोटल इन्फ्यूजन 1000 ml। ये आपने क्या किया, कम्युनिकेट किया। अब अगर इसमें आपने पेशेंट के सिम्टम लिखने थे तो फेशियल एक्सप्रेशन इसमें बना सकते थे, ग्राफ वगैरह, सही है। तो क्या है कि जब आप अपने जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस के जरिए कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, अब उस प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके के साथ आप किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसको कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग कहते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम पे या सिचुएशन पे। तो ये क्या थे, ये की स्टेप्स थे जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप लोगों ने फॉलो करने हैं। एमसीक्यूज भी आएगा और इसमें मिड में क्वेश्चन भी आते हैं या सब्जेक्टिव पेपर अगर हो। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन नर्सिंग, वो तो आपने जनरल पढ़ लिया क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, उसको रीजनिंग किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स वगैरह लॉजिक्स आ जाए और इसके डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब नर्सिंग तो एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा भी दिया। यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है कि द एबिलिटी ऑफ नर्स टू अप्लाई मैथमेटिकल कंसेप्ट, लॉजिकल थिंकिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल टू रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिचुएशन। अगर वो रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिचुएशन में मैथमेटिकल कंसेप्ट या लॉजिक या थिंकिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स वगैरह को अप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन नर्सिंग। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मैंने रिसर्च में पढ़ा है कि हमारे पास अगर आईवी लाइन है तो वो 7 दिनों तक फंक्शनल है जब तक उसमें कोई इशू ना आए। अगर इशू आए तो 7 दिनों से पहले चेंज करोगे, अगर नॉर्मल है तो 7 दिन के बाद आपने आईवी लाइन को चेंज करना होगा। मैंने फलां जगह पे एक रिसर्च पढ़ा है। अब ये तब आप पढ़ सकते हो जब आप में क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एबिलिटी हो कि आप किसी रिजल्ट को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, किसी पर्सन के रिसर्च के फाइंडिंग को आसानी के साथ समझ सकते हो। तो इसलिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग नर्सिंग में इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह डोज कैलकुलेशन वगैरह, नंबर ऑफ पेशेंट की कैलकुलेशन, इन्फेक्शन रेट की कैलकुलेशन, मॉर्बिडिटी रेट की कैलकुलेशन, तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आते हैं। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सच एज मेडिकेशन डोज, लैब वैल्यू, वाइटल साइन, रिसर्च फाइंडिंग टू मेक इन्फॉर्म, एक्यूरेट एंड सेफ डिसीजन इन पेशेंट केयर। वही बात जो मैंने बता दी कि ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर जो है अगर आप सिस्टोलिक, अगर आपको नंबर का नहीं पता तो फिर कैसे पता चलेगा कि सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, कितना बढ़ गया तो इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे, कितना बढ़ गया तो इसको हम कम हो गया तो हाइपोटेंशन कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता हो, इसलिए ये सब्जेक्ट आपके करिकुलम में इंक्लूड किया है। अब ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसके ज़रिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो नर्सिंग फील्ड के मुताबिक आप लोगों को समझाया हुआ है कि जिस तरह मेडिकेशन डोज कैलकुलेशन है। अ पेशेंट रिक्वायर पैरासीटामोल 15 mg पर kg, द पेशेंट वेट इज 25 kg, व्हाट इज द करेक्ट डोज। अब अगर आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता है, कैलकुलेशन का पता है,
तब आप इसको कर सकते हो कि अगर 1 केजी के लिए 15 मिलीग्राम चाहिए तो 25 केजी पेशेंट है तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं 15 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह इन्होंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जरिए इसको मल्टीप्लाई किया है और डिसीजन ये आया है कि पैरासीटामोल जो इस पेशेंट के लिए वेट के हिसाब से अगर सेफ है तो 375 mg हम दे सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एक टाइप डोज कैलकुलेशन जिसके आगे लेक्चर्स आएंगे, और डोज कैलकुलेशन के लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद भी हैं जिसमें ये तमाम कैलकुलेशन हैं। तो क्या कि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग ही में हम मेडिसिन डोज कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो आईवी ड्रिप रेट का है, फ्लूइड रेट का है कि 1000 ml ड्रिप पेशेंट को प्रिस्क्राइब है, 4 घंटों में जाना चाहिए और ड्रॉप फैक्टर 15 है, मतलब 1 ml में 15 ड्रॉप्स बनते हैं। फ्लूइड 4 घंटों में जाना चाहिए और प्रिस्क्राइब मेडिसिन या फ्लूइड वो 1000 ml है। अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, गिवन डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है, वो नर्सिंग जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्टेप्स थे उनके मुताबिक, फिर इसके लिए फार्मूला, फिर इस फार्मूले के बेस पे अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इस फार्मूले को समझने के लिए आगे लेक्चर्स आएंगे, आगे लेक्चर्स हैं इसी सब्जेक्ट के जिसके मैक्सिमम लेक्चर्स मैंने यूट्यूब चैनल पे दिए हैं डोज कैलकुलेशन वेट की तरह, उससे इन्फ्यूजन की बिहाफ पे, उनके लिंक्स जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सही है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि ये जो फार्मूला यूज किया है तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बेस पे हमने यूज किया है और हमारे पास आंसर आया है कि जो ड्रॉप फैक्टर है, ड्रॉप फैक्टर क्या होता है, ड्रॉप्स पर मिनट, वो 62 ड्रॉप्स पर मिनट एक्यूरेट फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद ये वाइटल साइन है कि ये टाइम के हिसाब से वाइटल साइन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि पेशेंट का टाइम के साथ साथ उसका फीवर बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इनिशिएट फीवर प्रोटोकॉल एंड इन्फॉर्म फिजिशियन। फीवर प्रोटोकॉल हमने स्टार्ट करना है जिसमें कोल्ड स्पंजिंग हो गई, उसको पैरासीटामोल वगैरह देना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को सही से असिस्ट किया जाए कि वो उसमें के बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। तो ये जब क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमें आएगी तब हम इस तरह के सिनेरियोज या प्रॉब्लम्स को डील कर सकेंगे। अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन अगर हम इवॉल्व करते हैं तो हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, मैंने रिसर्च किया, मैंने मरीजों के अटेंडेंट और मरीजों से डेटा कलेक्ट किया, तो टोटल 120 लोग थे, 120 मरीज थे, उनमें से 96 ने मुझे पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताया कि हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, हमें काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और हम यहाँ से सेटिस्फाई हैं। अब मैंने समझाना कैसे है एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने फार्मूले के तहत पे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है और मैं कहूँगा कि जो केयर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उससे 80% पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं, वो सेटिस्फाई हैं और 20% जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि ये हम में कौन सी कमियां हैं कि उसको रूल आउट करके, उसको ख़त्म करके हम पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको तब आएगी जब आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता हो। ये स्टाफ स्केड्यूल हैं, जिस तरह हमारे पास ड्यूटी रोस्टर होता है कि हफ्ते में मैंने कितनी ड्यूटियां करनी है, कितनी छुट्टियां मेरी आती हैं। जिस तरह नर्सिंग टीचर्स होते हैं ना, तो उनका अपना क्रेडिट हार होता है कि फला सब्जेक्ट के आपने इतने क्रेडिट हार पढ़ाने हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाओगे तो पीएनसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कॉलेज देगा। तो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन है वो कैसे आएगा, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए आएगा। तो नर्सिंग में क्वांटिटेटिव रीजनिंग इंतहाई ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है। BMI बॉडी मास इंडेक्स की कैलकुलेशन, तो इसका अपना फार्मूला है जो यहाँ पे दिया है और BMI कैलकुलेशन ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे भी उसकी कैलकुलेशन मौजूद है। अगर आप YouTube पे सर्च करो BMI कैलकुलेशन बाय फरमान तो आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो हमने अगर किसी पेशेंट की BMI फाइंड करनी है, बॉडी मास इंडेक्स कि मतलब वो ओवरवेट है, ओबेज है या नहीं,
इसके साथ अगर हमने बीमार चेक करना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट चेक करना है, या एबीजीज के हिसाब से हमने डिसीजन लेनी है, या एसिडिटी बेसिसिटी देखनी है, अल्कलिनिटी देखनी, तो ये सारे चीज़ें जितनी भी कैलकुलेशन है ये सब डील होते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। तो ये जितनी भी सिनेरियो गुजरे वो सब के सब सिनेरियो जो है उसका ये समरी है। तो एमसीक्यूज के लिए ये तमाम पढ़ लें, सीख लें, और इसी टाइप के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व करना है। इन प्रॉब्लम्स के, इन डोज कैलकुलेशन के अपने लेक्चर्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद हैं, और आपके आने वाले यूनिट वही डोज कैलकुलेशन है, तो वहीं से आप लोग सर्च कर सकते हैं। डोज कैलकुलेशन बाय फरमान यूट्यूब पे सर्च करो तो आ जाएंगे आपके पास, और आने वाले यूनिट्स भी जो हैं उसमें भी डोज कैलकुलेशन मौजूद है। तो जिस तरह हमने अभी एक्सप्लेन किया बिल्कुल इसी तरह कुछ क्लास एक्टिविटीज़ हैं, तो इसको आप लोगों ने खुद करना होगी, इसको आप लोगों ने खुद समझना होगा, और इसको आप लोगों ने डील करना है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन की। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है कि क्या आप ये जो 6 स्टेप या 7 स्टेप जो हमने एक्सप्लेन किए उसके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, क्या आपको उस स्टेप्स की समझ आती है या नहीं आती। देखो ये पूरी डिटेल इसकी यहाँ पे लिखी गई है। ये क्लास एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन लेक्चर है तो ये आप क्लास में एक्टिविटी आपसे टीचर करवाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन नर्सिंग। तो ये तो ऑलमोस्ट एक्सप्लेन हो चुका है। पहली इम्पोर्टेंस है इन्हांसिंग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। तो जब आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता है, जब आपको जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डील करने का पता है, वाइटल साइन की समझ आती है, लेब वैल्यू को ऐड कैलकुलेट नॉर्मल वैल्यूज़ का पता है, उनके फार्मूला का पता है, डोज कैलकुलेशन अगर आपको पता है, तो डिसीजन मेकिंग जो आपकी है वो काफ़ी अच्छी आप कर सकते हो। Quantitative reasoning help in interpret numerical data to identify patient deterioration or improvement। देखो पेशेंट के वाइटल साइन है, अब उनके जो वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट करने हैं मैंने इन वैल्यूज़ को, कब मेरे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होते हैं तो पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए हम सीखते हैं। अब जब क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता हो तो नर्सिंग में हम डिसीजन अच्छे तरीके के साथ बना सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन एंड इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम। जब हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकेंगे, कैसे? क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जरिए हम पेशेंट के कंडीशन को जब सही से असेस करेंगे तो इंटरवेंशन भी टाइम पे होंगे और पेशेंट की सेहत या उसके आउटकम भी इम्प्रूव होंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम डोज कैलकुलेशन सीखते हैं, आईवी रेट सीखते हैं, मेडिकेशन इंटरवल सीखते हैं, मेडिसिन टाइम्स वगैरह इसमें हम सीखते हैं। तो ये क्या है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जरिए हम मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन सेफ तरीके के साथ कर सकते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा मेडिसिन किस रेट पे लगाना है, कितने घंटों में कौन सा मेडिसिन पेशेंट की बॉडी में जाना चाहिए, कौन से कंडीशन में हमने फ्लूइड तरीके के साथ कम देना होगा, कौन से कंडीशन में हमने फ्लूइड तेज फ्लो में देना होता है। ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए हम सीखते हैं, जिससे हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ती है और मेडिकेशन एरर, गलत मेडिसिन देना, गलत मिकदार देना, तो ये चीज़ें हमारे पास कम होती हैं, ये गलतियाँ। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मॉनिटरिंग ट्रेंड्स। तो ये मैंने एक तरीके से बता दिया कि मिसाल के तौर पे नॉर्मल आरबीएस कितना है, आरबीएस कब बढ़ता है, कितने लेवल पे बढ़ता है, कब हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे, कितने शुगर पे कितना इंसुलिन देना है, सही है। पेन स्कोर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, ये डेटा है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे पेन स्कोर हमारे पास 8 आ गया, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि पेशेंट सीवियर पेन में है। तो ये जो हमारे पास डेटा नंबर्स, इसकी इंटरप्रिटेशन ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जरिए हम सीखते हैं।
और ये इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को रिसर्च से जो स्टडी या रिजल्ट फाइंड होते हैं और उनको हम अच्छे तरीके के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जरिए। Quantitative reasoning nurture analytical thinking, nurses evaluate option, justify decision and predict outcome। क्या है कि एनालिटिकल थिंकिंग इसमें होती है। एनालिटिकल थिंकिंग निकला है एनालिसिस से कि किसी भी सिचुएशन को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट का आपस में कनेक्शन देखते हो और उसको डिटेल के साथ पढ़ते हो। तो इसमें नर्सिस क्या करती है, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करती है कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, फिर उस पर सोचती है, डिसीजन को जस्टिफाई करती है कि कौन सा डिसीजन मैंने लेना है, जो आउटकम है उसको प्रेडिक्ट करती है कि कौन कौन से आउटकम हमारे पास आ सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जरिए होता है, जिसके के साथ क्लिनिकल जजमेंट हमारी इंप्रूव हो जाती है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी खुद मुख्तियारी हमारे पास बढ़ती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग से। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग की इंपॉर्टेंस है, फायदे हैं नर्सिंग में और इनको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रिसर्च, तो इसमें क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। किस तरह कि हम रिसर्च करते हैं, हम सर्वे करते हैं कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं तो वो कितने दिनों में इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। हमारे पास आईसीयू में, हमारे पास हॉस्पिटल में कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो जाता है, कितने पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जो है एक कुछ दिनों में एकदम ठीक हो जाते हैं, इन्फेक्शन कितने लेवल तक कंट्रोल है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, ये सारी चीज़ें क्या ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए करते हैं। तो इससे हमें हमारे मिस्टेक का पता चलता है, उसको हम करेक्ट करते हैं और क्वालिटी हमारे पास इम्प्रूव होती है। इसके बाद रिसर्च, अगर मैं चाहता हूं कि मैं नर्सिंग रिसर्च को अपने क्लिनिकल साइट पे यूज़ करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी रिसर्च के रिजल्ट को देखूंगा, उसको समझूंगा और ये मैं जो है उससे एवलुएट करूंगा कि अगर हैंड वॉशिंग में करूं तो इन्फेक्शन कंट्रोल कितने % तक जो है मैं इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये मैं तब सीख सकता हूं किसी रिसर्च से कि मैं जब उस रिसर्च के रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकूं, उसके रिजल्ट को समझ सकूं। तो इसके लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होना या समझना ज़रूरी है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हेल्थ केयर डिलीवरी में लेकर आने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता भी हो कि एविडेंस जो रिसर्च से आ रहा है उसको हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए हम टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे कितने पेशेंट के लिए कितने नर्सिस चाहिए ये कैलकुलेट करना, कितने दिनों में कितने स्टाफ चाहिए ये कैलकुलेट करना, जो है एक शिफ्ट के लिए कितने नर्सिस मेरे पास होने चाहिए, सही है। इसके बाद कितने बेड होने चाहिए हॉस्पिटल में, अगर इतने बेडेड हॉस्पिटल है तो उसमें कितने मेडिसिन होने चाहिए, एक पेशेंट जिसको थ्रोट इन्फेक्शन है ये कितने दिनों में ठीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन, टाइम, नंबर्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए हम सीखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास रिसोर्सिस को सही तरीके के साथ सही जगह पे इस्तेमाल करना, सही टाइम के साथ मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आती हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आती हैं। अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मुझे पता है तो मुझे पेशेंट की कंडीशन का ज़्यादा पता होगा। जब मुझे पेशेंट की कंडीशन का ज़्यादा पता होगा तो मैं पेशेंट को अच्छे तरीके के साथ एजुकेट कर सकता हूं। इसलिए पेशेंट को सही तरीके से एजुकेट करने के लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता होना चाहिए, ताकि हम उसी के मुताबिक एक मरीज़ को ये समझा सके कि फ़लाँ मेडिसिन आपने इतने दिनों तक इस्तेमाल करनी है, फ़लाँ चीज़ आपने खानी है, फ़लाँ चीज़ आपने नहीं खानी। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने पेशेंट को एजुकेट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे खुद भी समझ आए, और ये समझ आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ज़रिए। सेकेंड लास्ट जो हमारे पास स्लाइड है इस यूनिट का,
तो वो क्या है कि वीक क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग से मेडिकेशन एरर कम होता है, अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग नहीं है तो मेडिकेशन एरर बढ़ेगा। एक स्टाफ को नहीं पता कि डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बच्चों के लिए वेट के हिसाब से कैसे डोज कैलकुलेट करेंगे, फ्लूइड का रेट कैसे एडजस्ट करना है, तो मेडिकेशन एरर होंगी जिससे आपके पास पेशेंट इफेक्ट होगा, क्वालिटी खराब होगी। तो ये एक नुकसान है। डिलेड और इनएक्यूरेट डायग्नोसिस, अगर लैब टेस्ट की मुझे समझ नहीं आती, वाइटल साइन की मुझे समझ नहीं आती, और ये क्यों नहीं आती, क्योंकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग मेरा वीक है, तो आपके पास डायग्नोस, चाहे वो नर्सिंग डायग्नोज है या मेडिकल डायग्नोज है, वो डिले होगा, डिजीज तक आप मुश्किल से पहुंचोगे। तो ये भी एक नुकसान है। इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट, जब आप डायग्नोज सही नहीं बना सकते तो ट्रीटमेंट कैसे उसके लिए आप सही दे सकते हैं, तो आपके पास ट्रीटमेंट जो है वो भी इनइफेक्टिव होती है। एक ये कंसिक्वेंसेस है, नुकसान है वीक क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। इसके बाद पुअर पेशेंट आउटकम। पेशेंट आउटकम क्या है, रिस्क से बचा जाए, उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो, उसकी डिजीज जल्दी क्योर हो। तो जब आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नहीं पता, उसके लैब टेस्ट आप नहीं समझते, उसको मेडिसिन कैसे देने कितने देने नहीं समझते, फ्लूइड किस रफ्तार से देना है, डायग्नोस आप गलत बना रहे हो, तो पेशेंट आउटकम तो लाजमी बातें ख़राब होंगी, वो जो है अच्छे आउटकम आपके पास पेशेंट के नहीं हो सकते। रिड्यूस कॉन्फिडेंस इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, अगर मुझे समझ नहीं आती कि एक रिसर्च से मैं ये कैसे देखूं कि आईवी लाइन कितने दिनों में चेंज करना है, किस एज में कौन सी डिजीज ज़्यादा हमारे पास पाई जाती है, तो ये तब मैं सीखूंगा जब मुझे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता हो और मैं किसी रिसर्च या बुक के रिजल्ट से इस चीज़ को समझ सकूं। इसलिए हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को कॉन्फिडेंस के साथ यूज नहीं कर सकते, कब, जब हमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में मालूमात ना हो। तो ये एक नुकसान है इनइफेक्टिव रिसोर्स यूज। और जब क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता ना हो तो हम नर्स टू पेशेंट रेशो काउंट नहीं कर सकते, हम ये काउंट नहीं कर सकेंगे कि फला वार्ड में कितना पेशेंट बर्डन होता है ताकि उसी के मुताबिक हम स्टाफ दे दें। इमरजेंसी, उसमें तो एट अ टाइम मरीज कम होते हैं, लेकिन किसी भी वक्त मरीज आ सकते हैं, कभी ज़्यादा मरीज आ जाते, कभी एक आ जाता है। तो इन चीज़ों को जब मैंने कैलकुलेट करना है तब मैं उस वहाँ पेशेंट जो वो स्टाफ रिसोर्स जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर ये कैलकुलेशन मेरी ख़राब है तो रिसोर्स जो है वो यूज़ वो इनसफिशिएंट होता है, कहीं पे ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कहीं पे रिसोर्स की कमी होगी। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग अगर आपकी वीक है तो ये कंसिक्वेंसेस उसके हैं, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूनिट का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सेकंड पार्ट ये था। इस यूनिट और नर्सिंग से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 50% से ज़्यादा ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोगों का कुछ नहीं जाता, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।